हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से 60 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एमसीक्यू भी मैंने इंक्लूड किए हैं कि जो आपके एग्जाम में फ्यूचर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा और कोशिश पहले ये करिएगा कि आप पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अपनी गलती पता चलेगी। जब मैं चारे जो आपके फोर ऑप्शन होंगे उनको मैं जब आपको समझाऊंगा तो चीजें आपको पता चलेंगी। अगर आप यहाँ पे गलतियां करते हो तो चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से फोकस करना है और जितने हो सके एमसीक्यू पहले खुद लगाने की कोशिश करो। इस जितने भी एमसीक्यू हैं आपका बिजनेस इन्वायरमेंट से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिससे आपका एमसीक्यू ना लिया हो मैंने, क्योंकि आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करो और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके यार वीडियो को शेयर किया करो। एक वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट्स लगता है। ठीक है, अगर आप शेयर करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखो, दो चीजें होती हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट सेक्टर की बात होती है। ठीक है, कैपिटलिज्म में हमेशा प्राइवेट सेक्टर की बात होती है। सोशलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपके पब्लिक सेक्टर की बात होती है। जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्शन है, अगर आपकी कैपिटलिज्म इकोनॉमी है तो वहां पे जो प्रोडक्शन है या जितना भी आपका जो भी काम हो रहा है, सारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, वो आपका कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर करता है। ठीक है, अगर आपका सोशलिज्म की बात हो रही वहां पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कैपिटलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सबसे पहले एक डिफरेंस है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में। जैसा मैंने बताया कि ओनरशिप जो होती है प्राइवेट सेक्टर के पास होती है जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की। ठीक है, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो आपका एसेट होता है वो आपका गवर्नमेंट के हाथ पे होता है। ठीक है, अब इक्वालिटी, हाँ एक और चीज ध्यान रखना, कैपिटलिज्म जो होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। जबकि सोशलिज्म का जो मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए बात करता है। देखो, गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए बात नहीं करती ना, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए बात करती है पब्लिक के। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो इनकम डिटरमाइंड होता है मार्केट फोर्सेस से, क्योंकि आपका जो डिमांड एंड सप्लाई है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात होती है। प्राइस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, जो मैंने बताया यहाँ पे प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सारी चीजों को। मार्केट इंसेंटिव इंकरेज फर्म टू कट कॉस्ट बिकॉज कंपटीशन होता है, यहाँ पे आपका कंपटीशन होता है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्राइस को कम करने की बात होती है। प्राइस को नई नई टेक्निक्स यूज होती है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और भी आपके बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके कहीं ना कहीं अपने कॉस्ट को कम करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बात करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इफिशिएंसी कम होती है क्योंकि कॉम्पिटिटर होता नहीं है। ठीक है, फिर ये भी सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी आप पढ़िएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, फिर अब हम देखो बात करते हैं प्योर प्योर प्लांट इकोनॉमी, या आप इसको क्या बोल सकते हो, प्योर प्लांट इकोनॉमी को आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपका जो सोशलिज्म इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सोशलिज्म इकोनॉमी को प्योर प्लांट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके लिए कोई भी छूट नहीं होती, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे नॉर्थ कोरिया। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप इस साइड चलते रहोगे तो वहां पे आपको फ्री मार्केट मिलेगी, जिसे लेजर फायर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्री मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस वगैरह सारी चीजें आपके डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होती है, कॉम्पिटिशन होता है, और यहाँ पे आपका कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर होता है। तो अब इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या सोशलिज्म कौन है, सिंपल सी बात ये पूछी गई है। अब देखो, इसमें पहला बोला गया इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन बिहेव विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन देयर प्रॉफिट विद लीस्ट कॉस्ट। देखो पहला क्या बोल रहा है कि जो आपका कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म का इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। तो ये आपका कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपके प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। ठीक है, फिर अब ये थर्ड वाला देखते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज कंपीट अमंग देमसेल्फ एंड एज द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। हाँ, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है।
क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी की। सोशलिज्म में नहीं होता है। प्राइज द इंडिविजुअल एंड प्ले प्रीडोमिनेट रोल इन द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। बिल्कुल सही चीज है। यहाँ पे आपका फ्री इकोनॉमी होती है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट में है क्या, ये प्राइस है तो इस प्राइस पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका कैपिटलिज्म में ये चीज नहीं होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये देखो, द कंट्री मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज बाय द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो होता है ये कहीं ना कहीं आपका सोशलिज्म की बात करता है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में कब होते हैं, जब सोशलिज्म इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो सेकंड वाला बन जाएगा। एंड हाँ, आपसे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि इंडिया कैसी इकोनॉमी है, जरा बताइएगा। कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स है, ठीक है, आप बताइएगा कैसी इंडिया इकोनॉमी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, 3 टाइप की आपकी स्ट्रेटेजी होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, फिर आपकी होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी, फिर आपकी होती है ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी। जब बात आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की तो वो टॉप लेवल की बात होती है। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजी पे हमारा मिडिल लेवल की बात होती है। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी पे आपकी लोअर लेवल की बात होती है। अब जब बात आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की तो पूरा जो हायर लेवल आता है आपका, जिसमें विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे काम करती हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे, सबसे पहले आपको ए, बी एंड सी लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखना है मर्जर ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो मर्जर हुआ है वोडाफोन और आइडिया का, ये क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। टॉप लेवल ही तो डिसाइड करेगा, आपका लो मिडिल लेवल थोड़ी ना डिसाइड करेगा किससे मर्जर करना है, किसी को एक्वायर करना है, क्या आपका विजन होगा, क्या आपका मिशन होगा, क्या आपकी पॉलिसीज होंगी, क्या आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाता है। तो ए का आपका थर्ड हो गया। ठीक है, आप एलिमिनेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो आपने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर अब दूसरा जो है लॉन्च ऑफ एप्पल आईफोन 7 प्लस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मिडिल लेवल इस पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑपरेशनली सॉरी बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिडिल लेवल जब हम बात कर रहे हैं तो आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी का कहीं ना कहीं पार्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट, क्या आपको बिजनेस का प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, क्या आपका सेल्स टर्नओवर होगा, ये सारे जो फैक्टर होंगे वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के पार्ट होंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग सैमसंग मोबाइल हैंडसेट इन इंडिया, ये आपका ऑपरेशनल की बात हो रही है। यहाँ पे ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीज है वो आपकी ऑपरेशनल होगी, तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे सेकेंड वाला इसका करेक्ट हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन गया इजिली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ये जो आपका 1986 में आया था, जिसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पक्का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 था, उसका जो मेन काम था, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो कंज्यूमर का कोई डिस्प्यूट है उसको कहीं ना कहीं रिड्रेसल करना। ठीक है, जो हमारा ओल्ड आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसको अभी रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, ये 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, हमेशा ध्यान रखना 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जा सकते हो, स्टेट पे जा सकते हो, यस आपका जो नेशनल कमीशन है वहां पे जा सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। तो इसमें क्या होता है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसको नॉमिनेट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। हर डिस्ट्रिक्ट पे ये होगा, जो कि प्रेसिडेंट होता है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद एक पर्सन जो होगा आपका पर्टिकुलर एजुकेशन की फील्ड से हो सकता है, ट्रेड की फील्ड से हो सकता है, कॉमर्स की फील्ड से हो सकता है, जिसको थोड़ी सी नॉलेज है इनसे रिलेटेड चीजों की। तो आपका सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन जो होगा, एक लेडी सोशल वर्कर होगी। तो यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वहां पे कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेट कमीशन पे आपका जो होता है, यहाँ पे आपका हाई कोर्ट का एक जज होगा जिसको अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसके बाद 2 अदर मेंबर होते हैं, जिसमें एक वुमेन होगी। ठीक है, एक वुमेन होगी, तो यहाँ पे भी हमारे 3 मेंबर होते हैं।
फिर हमारा नेशनल कमीशन होता है, इनकी क्या क्राइटेरिया होते हैं, कब आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाओगे, कब आप स्टेट कमीशन पे जाओगे, कब आप नेशनल कमीशन पे जाओगे, वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ओल्ड क्राइटेरिया क्या था और नया क्राइटेरिया क्या था, दोनों क्राइटेरिया आप देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर द नेशनल कमीशन से यहाँ पे आपका क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ठीक है, जिसको अपॉइंट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो आपका प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर जिनके पास नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होती है इन पर्टिकुलर इकोनॉमी, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटिंग इन फील्ड पे कहीं ना कहीं, और एक आपकी वुमेन होती है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो टोटल मेंबर होते हैं 4 होते हैं, बाकी इन दोनों में टोटल मेंबर 3-3 होते हैं, इस पे 4 होते हैं। अब पढ़ो आप, इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, आप एक्साइटमेंट पे कभी कभी जल्दी से पढ़ जाते हो और आप नॉट नहीं देखते हो। ये आपको एग्जाम में देखना है, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, मेरे से भी ये गलती होती थी शुरुआत में, लेकिन अब मैंने अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट अ लेडी सोशल वर्कर। हाँ, तो देखो लेडी सोशल वर्कर होती है ना एक आपकी, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, एक हाई कोर्ट का जज होता है आपके स्टेट कमीशन पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट 4 मेंबर। नहीं, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की अगर हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, वहां पे 3 मेंबर होते हैं। एक तो आपका जज होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, फिर आपका एक मेंबर जिसको एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड पे, एक आपकी वुमेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 मेंबर होते हैं, तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और आंसर के हिसाब से यही सही हो जाएगा। नॉट रॉन्ग पूछा है, ठीक है ना, नॉट करेक्ट, सॉरी। नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन सेल कंसिडर पर्सन, वो हाँ, यहाँ पे भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, तो यहाँ पे ये भी हमारा सही था, तो आंसर यहाँ पे 3rd करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज ऑड। यहाँ पे कौन आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपके 2 टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, जिसे कंपनी कंट्रोल कर सकती है अपने प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एक्शन से, ठीक है, जिसमें आपके शेयर होल्डर्स वैल्यू हो जाएगी, मिशन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, विजन हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंटरनल पावर रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है, आपकी ब्रांड इक्विटी हो जाएगी, फिजिकल एसेट हो जाएगी, R&D हो जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगी, मार्केट। या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि आपके जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, मैन, मटीरियल, ठीक है, मेथड, मशीनरी, ठीक है, इन सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। फिर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, जिसे आप सेमी कंट्रोलेबल बोलते हो, ठीक है, जिसे आप सेमी कंट्रोलेबल बोलते हो, ठीक है। फिर आपका माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जो कि आपका अनकंट्रोलेबल होता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करते, ये पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी पर्टिकुलर फर्म को इफेक्ट करेगा। इस पे आपके आते हैं PSTEL इन्वायरमेंट, ठीक है, PSTEL इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को आप टास्क इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हो, क्योंकि आपका इसमें कस्टमर होता है, सप्लायर होता है, कॉम्पिटिटर होता है, पब्लिक होती है, फाइनेंशियर होता है या शेयर होल्डर जिसे बोलते हैं, और मार्केट इंटरमीडिएटरीज होती हैं। फिर बात आती है माइक्रो और जनरल, जिसे रिमोट इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, जिसमें आपका PSTL होगा प्लस डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। P का मतलब पॉलिटिकल, S का मतलब सोशल, T का मतलब टेक्नोलॉजिकल, E का मतलब इकोनॉमिकल, L का मतलब लीगल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। विच वन इज ऑड। अब इसमें से ऑड कौन सा है, देखो इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, माइक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, ये कहीं ना कहीं आपके जो तीनों हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। जब आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को आगे पढ़ोगे अच्छे से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो पार्ट है माइक्रो का, तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। जो कि सोशल कल्चरल आपका फैक्टर है, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। देखो सोशल कल्चर एक अलग है और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर ये 3 फैक्टर थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका डिफरेंट है वो 3rd वाला हो गया, ठीक है, ऑड पूछा था। और इनके बारे में और अच्छे से मैंने आपको डिस्कस किया है कि सोशल, और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप इजीली पढ़ लो चीजों को, कि आपके सोशल और कल्चरल में कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फर्म इन सक्सेसिव स्टेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री में बी रिफ्लेक्टेड टू एज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। तो देखो हमारा जब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम, तो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि आप सेम इंडस्ट्री पे,
जैसे मान के चलो आपका ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है, सबसे पहले आपका कार बायर है, फिर गैरेज ओनर है, फिर आपका कार इंपोर्टर है, फिर कार मैन्युफैक्चरर है, फिर सप्लायर है, फिर आपका कमोडिटी प्रोड्यूसर है। अब कार को बनाने के बाद उसको आगे देना पड़ेगा ना कार मैन्युफैक्चरर को, कार इंपोर्टर को, फिर आपका कार ओनर को देगा, फिर बायर को देगा। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको पर्टिकुलर सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल तो चाहिए, और रॉ मटेरियल आपको कौन देगा? सप्लायर देगा, ठीक है। तो अब जब आपका आता है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, हॉरिजेंटल का मतलब होता है सेम लेवल, ये ध्यान रखना, हॉरिजेंटल का मतलब होता है सेम लेवल। अब मान के चलो आपके दो कॉम्पिटिटर थे, जब दो कॉम्पिटिटर आपस में मिलते हैं तो वो आपका हॉरिजेंटल मर्जर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका मारुति और होंडा, ये कहीं ना कहीं कार मैन्युफैक्चरर है, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये आपका हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन या हॉरिजेंटल मर्जर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात आती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल इस तरीके से होगा, सेम इंडस्ट्री या सेम कॉम्पिटिटर की बात होती। वर्टिकल में आपका ऐसे होगा, ठीक है। या तो आप ऊपर जा सकते हो या तो आप नीचे जा सकते हो। जब आप ऊपर जाओगे तो उसको आप बोलोगे फॉरवर्ड, ऊपर का मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जब आप नीचे आओगे तो उसको आप बोलोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, कब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप एक कार मैन्युफैक्चरर हो और आपने जो आपकी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर के थ्रू फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचाते हो, आप उन सब से भी अपना मर्जर कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि आप फॉरवर्ड बढ़ रहे हो ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि देखो तीन स्टेज होती है। सबसे पहले आपकी इनपुट स्टेज होगी, ठीक है, फिर प्रोसेस स्टेज होगी, फिर आपकी आउटपुट, आउटपुट नहीं, फिर आपकी मान के चलो आउटपुट ही मानते, ठीक है। आउटपुट कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास जाएगा, ये ध्यान रखो। यहाँ पे मार्केट इंटरमीडिएट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके सप्लायर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आ जाएगा। जब मैन्युफैक्चरर अपने सप्लायर के साथ इंटीग्रेट करेगा या सप्लायर के साथ मर्जर करेगा तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जब मैन्युफैक्चरर जो है अपने मार्केट इंटरमीडिएट्स के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करेगा या मर्जर करेगा तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो इतना अच्छे से आपको मैंने समझाया, एग्जांपल भी दिया है इसका, ठीक है। अब मैंने देखो फॉरवर्ड में क्या हुआ कि आपका जो मैन्युफैक्चरर था उसने जो इंटरमीडिएट्स थी आपके कार पर्टिकुलर कार इंपोर्टर या आपका ओनर, इन दोनों से जब मर्जर किया तो वो आपका होगा फॉरवर्ड मर्जर। फिर बैकवर्ड का क्या होता है कि आपका जो कार का मैन्युफैक्चरर था उसने सप्लायर, जहां से पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आता था, वो सप्लायर को ही खरीद लिया या सप्लायर के साथ ही मर्ज हो गया, तो उसको आप बोलोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। उसको आप बोलोगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सिंपल सा। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का जो मेन एम होता है कि जो आपके मार्केट शेयर है उनको बढ़ाने की बात होती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो मेन एम होता है, जो आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है उसका एक एडवांटेज लेना। इससे भी एक क्वेश्चन मैंने रखा है आगे, तो आपको समझ आएगा। हाँ, अब देखो ग्रोथ स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है, ये भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपके टू टाइप्स की हो सकती है, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी हो सकती है और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी हो सकती है। जब हम इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करेंगे वहां पे आपका एक्सपेंशन आ सकता है, इंटीग्रेशन आ सकता है और डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है। एक्सपेंशन में आपका देखो ये आपकी मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका मार्केट डेवलपमेंट हो सकता है। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप मार्केट को डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट आपका सेम होगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जब आप एक नए मार्केट में लॉन्च कर दोगे तो इसको हम लोग मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंशन का पार्ट होता है, या इंटेंसिव ग्रोथ का पार्ट होता है, इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी का। फिर हम दूसरा जो होता है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन के क्या मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट पे ही पेनिट्रेट करने की या सेल्स बढ़ाने की हम बात करते हैं, तो वो आपका मार्केट पेनिट्रेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि नया नया मार्केट है और नया प्रोडक्ट है। जब बात आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट को आप डेवलप कर रहे हो, मार्केट को नहीं, सेम मार्केट पे आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, सेम मार्केट पे आप एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपका वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिव ग्रोथ की बात आ गई। फिर आपका आता है इंटीग्रेटिव ग्रोथ, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका होता है, जिसको आप मॉडर्नाइजेशन भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन आपका फर्दर डिवाइड होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन में होता है, जिसमें आपका कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है और कॉन्सोट्रेट हो सकता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट का होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री पे आप कहीं ना कहीं ग्रोथ करने की बात करो। एक्सटर्नल पे आपका मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म इन सक्सेसिव स्टेज। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप नीचे भी जा सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो, अपनी स्टेज की बात की गई ना, ऑफ द सेम इंडस्ट्री
मे बी रिफर्ड टू एस, उसको आप बोलते हो कहीं ना कहीं वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, उसको आप बोलते हो वर्टिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच ऑफ नीति आयोग। देखो नीति आयोग से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो नीति आयोग का सबसे पहले तो आपको एक जो आपका फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, वो आपका फुल फॉर्म है। नीति आयोग जो है उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन जो हमारे 5 ईयर का प्लान बनाते थे उनको रिप्लेस किया है, ठीक है। नीति आयोग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। ये आपका प्लानिंग कमीशन को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की बात करता है, जो आपका 5 ईयर का प्लान बनाता था, ठीक है। इसके जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये आपका थिंक टैंक होता है गवर्नमेंट का, और ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है प्लानिंग में। और जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच की बात करता था। हाँ, चेयरमैन आपके पीएम जो होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन आपके राजीव कुमार हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं अमिताभ कांत हैं। फिर आपके फुल टाइम मेंबर भी दिए हैं, ये आपके फुल टाइम मेंबर हैं। ये आपकी एक हायरार्की है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले चेयरमैन, फिर आपका वाइस चेयरमैन, फिर फुल टाइम मेंबर, फिर आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर, फिर स्पेशल इनवाइटी, फिर आपके सीईओ। ये आपकी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, और इसमें दो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, उनको बताइएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका प्लानिंग कमीशन में 5 साल के लिए प्लान बनता था, उसको चेंज करके अब जो आता है उसे हम नीति आयोग क्या लेके आती है, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। नीति आयोग लेके आती है नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, जिसमें सबसे पहले आपका विजन होता है जो कि 15 ईयर लॉन्ग टर्म विजन होगा, ठीक है, जो कि आपका 2017-18 से 2031-32 के बीच है, ठीक है, जिसके बारे में ये मैंने आपको दे रखा है। फिर आपकी स्ट्रेटेजी होगी, स्ट्रेटेजी होती है और 7 ईयर मिड टर्म स्ट्रेटेजी होती है। देखो 15 ईयर का पहले पूरा प्लान था, फिर यहाँ पे 7 ईयर के 2 प्लान होंगे। यहाँ पे 1 ईयर जो है वो इसलिए छोड़ा गया है कहीं ना कहीं चीजों को रिव्यू कर सको, क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक्शन प्लान होता है। एक्शन प्लान जो होता है वो 3 ईयर के लिए होता है, ठीक है। अब इस 7 ईयर को भी 3 ईयर में डिवाइड कर दिया, और 1 ईयर में कहीं ना कहीं आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट नहीं है, नीति आयोग में क्या कवर नहीं होता है, 3 ईयर एक्शन एजेंडा होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखो एक्शन प्लान 3 ईयर का होता है। 7 ईयर स्ट्रेटेजी होती है, 7 ईयर की स्ट्रेटेजी होती है। 15 ईयर विजन होता है। जो आपका 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच होता है वो नहीं होता, वो आपका प्लानिंग कमीशन का पार्ट होता था, प्लानिंग कमीशन का पार्ट होता था जो अब नहीं है, जिसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। अब इसमें बोला गया है कि जो आपका फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, एक्ट, जिसको रिप्लेस किया, जिसने रिप्लेस किया था फेरा को, फेरा ने रिप्लेस किया था फेमा को, ठीक है, 1999 में। देखो पहले क्या था कि हम कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज है या पर्टिकुलर जो फॉरेन की इंडस्ट्री है उनको कहते थे कि इंडिया में मत आओ, हम अपना खुद देख लेंगे। तो स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन थे, रेगुलेट करने की बात की। फिर हमारी एलपीजी पॉलिसी आई, एलपीजी पॉलिसी के बाद फिर हमें चीजें चेंज करनी पड़ी, इसीलिए हमने फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया था, मेन रीजन ये था। अब यहाँ पे पूछा गया है, हाँ देखो ये भी मैं आपको बता दूं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ FEMA वाज इंट्रोड्यूस इंडिया फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट, एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसका मेन जो आपका काम होता था, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कहीं ना कहीं अच्छे से मेंटेन करना। और आरबीआई, इसमें आरबीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको मैं इससे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग का एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि आरबीआई और फेमा कैसे रिलेटेड है और कैसे एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप देखिएगा, आई बटन पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाँ, तो अब देखो इसमें पूछा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले आपका डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, एनी फॉरेन करेंसी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी इंक्लूड होता है। फिर आपका ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्रेस और ड्रॉ इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये भी आपका कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। तो 7th का आपका जो बी है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो है
ट्रेबल चेक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी इंक्लूड होगा। तो हमारा जो इंक्लूड नहीं होता है वो आपका फोर्थ वाला नहीं होता है, ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी, वो इंक्लूड नहीं होगा आपके फॉरेन एक्सचेंज पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने उस वीडियो में बताया है। आरबीआई जो है, अगर उसको नोट को प्रिंट करना है तो 200 करोड़ रुपए उसको चाहिए होते हैं, जिसमें से 115 करोड़ का आपका गोल्ड होना चाहिए, ठीक है, और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए आपके पास, तभी फॉरेन एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, अगर दो ऑप्शन भी आते हैं तो इजीली आप इनको कर लेते हो, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो जो एक एमएनसी होती है वो एक कंट्री में तो ऑपरेट नहीं कर रही होती, बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट कर रही होती, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की बात हो गई ना, ये आपका ग्लोबलाइजेशन की बात हो गई ना। डी का फर्स्ट हो गया, देखो भाई डी का फर्स्ट किस में हो सकता है, आपने ये दो एलिमिनेट कर लिए। हमेशा एलिमिनेशन का आप यूज करो, इजीली आप क्वेश्चंस को कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर बात आती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है तो वो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करता है। सी का आपका सेकेंड हो गया, सी का सेकेंड, ये देखो इसको भी आपने एलिमिनेट कर लिया, अब सी का सेकेंड है ना। फिर बात आती है डेमोग्राफी इन्वायरमेंट। डेमोग्राफी आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपका बी का जो हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा अपना। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर साइज ऑफ मार्केट जो कि लास्ट है, जो आपका हो जाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट। यहां से करेक्ट आंसर ए बन गया। देखो अब आप ये कहोगे कि जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट था उसको माइक्रो इन्वायरमेंट लगा सकते थे डेफिनेटली लगा सकते थे, क्योंकि वो माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, एनटीए ऐसे ही आपको फंसाता है, आपको देखना है कि ज्यादा एक्यूरेट कौन है, क्योंकि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी आपका माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट था उस तरीके से, लेकिन आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, या आपको ऑप्शन में वो चीज मिलती ना, तो आपको एलिमिनेशन से इन टाइप के क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not the silent feature of industrial policy development since 1991? देखो 1991 से हमारा क्या फोकस होता था कि क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करते थे, अपनी इकोनॉमी को बाहर की लोगों के लिए खोलते नहीं थे, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे। फिर हमारा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप एक इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का अभी मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किया है 2 से 3 डेज पहले, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उस पे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, जिसमें करंट और कैपिटल अकाउंट इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ इंडिया में। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया में 1991 को आपकी एलपीजी पॉलिसी आई, जो की थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि रूल्स और रेगुलेशन जो है अब हम कम करेंगे, फॉरेन लोगों को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पब्लिक इंटरप्राइज है उनको कहीं ना कहीं उनका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक ग्लोबल विलेज की बात की, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे या इंटरडिपेंडेंट होंगे। अब इसमें पूछा गया कौन साइलेंट फीचर नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। तो देखो हमारी सबसे पहले कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएंगी इनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1948 पे आई, फिर 56 पे आई, फिर 77 पे आई, फिर 80 पे आई, फिर 90 पे आई, फिर 1991 पे आई। तो 1991 के बाद कहीं ना कहीं आपका एलपीजी की ही बात होगी। देखो अब इसमें से कि आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बियॉन्ड कौन बात कर रहा है, मतलब उससे उल्टा बात कौन कर रहा है। देखो द स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज बीन एक्सपेंडेड, ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लिबरलाइजेशन की कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं रोल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें पूछा गया नॉट, ये नॉट बहुत लगा के पूछते हैं लोग। पब्लिक सेक्टर हैज बीन विथड्रॉइंग पार्शियली और फुल्ली फ्रॉम सेवरल एंटरप्राइज, ये भी कहीं ना कहीं आपका प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरप्राइज है वो प्राइवेट में कन्वर्ट होंगी, कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं फॉरेन के जो कॉम्पिटिटर हैं उनको बुलाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंट्री के लिए। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट हो गया।
अब नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, मोनोपोली और डोमिनेट पोजीशन ऑफ फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमिक बाय द पब्लिक सेक्टर। ये 1991 के पहले की बात थी। 1991 के बाद हम कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को कम करने की बात कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए देखो आप इतने सारे डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं इस समय। तो आपका करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, the willingness to reject unfamiliar as well as negative information is called। देखो मार्केटिंग मायोपिया का एक कंसेप्ट होता है, इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जितने भी प्रोडक्शन के कंसेप्ट हैं, देखो सबसे पहले आपका जो कंसेप्ट था एक्सचेंज कंसेप्ट था, एक्सचेंज कंसेप्ट के बाद आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट आया, प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, प्रोडक्ट कंसेप्ट के बाद आपका सेलिंग कंसेप्ट आया, सेलिंग कंसेप्ट के बाद आपका मार्केटिंग कंसेप्ट आया, मार्केटिंग के बाद सोसाइटल मार्केटिंग आया, ठीक है, फिर आपका इंटीग्रेटिव मार्केटिंग आया, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सचेंज कंसेप्ट पे क्या होता था, ये आपके जितने भी कंसेप्ट हैं एक्सचेंज, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन एंड सेलिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट मायोपिया का प्रॉब्लम होता था। ये मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता था आपका शॉर्ट साइटनेस, मतलब आप लॉन्ग की चीजों को अच्छे से नहीं देख रहे हो, आप अपने शॉर्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट बोलता था कि मास प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे मेन फोकस होता है कि जितना हो सके उतना प्रोडक्शन करेंगे, और मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती थी। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट जो होता था वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे फोकस करता था। सेलिंग कंसेप्ट जो होता था आपका एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग प्रमोशन पे फोकस करता था, कंज्यूमर की नीड पे ये फोकस नहीं करते थे, यही इसीलिए इस पे मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम होती थी इन कंसेप्ट पे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट आया, यहाँ ये पहला कंसेप्ट आया जो पहले आपकी पर्टिकुलर कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है। फिर सोशल मार्केटिंग की बात करता है, नीड को तो हम पूरा करेंगे ही, ठीक है, इसके अलावा हम कहीं ना कहीं जो सोसाइटी को हार्म है वो नहीं पहुंचाएंगे अपने एक्शन से, ठीक है, इसी का पार्ट आपका ग्रीन मार्केटिंग है। फिर आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आया, तो आपका मार्केटिंग मायोपिया तो नहीं हो सकता, आपको पता हो गया। फिर विजन मायोपिया आपका नहीं होगा। इन्वायरमेंटल मायोपिया का मतलब है कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है आप नहीं सही कर रहे हो, तो आपका इन्वायरमेंटल मायोपिया होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा स्ट्रेटेजिक मायोपिया। द विलिंगनेस टू रिजेक्ट अनफैमिलियर एज वेल एज नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मायोपिया, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम का आपका यूजर नेम है, अगर आप चाहो तो वहां से जुड़ सकते हो। आपका कोई डाउट है तो वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इन एक्सटर्नल लिक्विडेशन देयर इज वन लिक्विडेशन एंड वन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये आपका कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इस पे सिर्फ से और सिर्फ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले अमलगमेशन की बात करें। अमलगमेशन का मतलब होता है कि दो कंपनी मिलके एक तीसरी कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो इसका सी नाम क्यों, इसका ए एंड बी नाम भी हो सकता था, ठीक है। दो कंपनी मिलके एक तीसरे कंपनी को बनाते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू न्यू एंटिटी, और ए और बी जो है वो उसका वाइंडिंग अप हो जाता है, एक नई कंपनी बनती है। जब हम बात करेंगे आपका अमलगमेशन का, फिर अमलगमेशन के बाद आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पे क्या होता है कि एक छोटी कंपनी, जैसे मान के चलो ए जो है बड़ी कंपनी है और बी जो है छोटी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी, मतलब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को लेती है। यहाँ पे आपका कंपनी खत्म नहीं होती, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी कहीं ना कहीं टेक ओवर करती है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी ए टेक ओवर बी, ठीक है। बी जो होती है वो खत्म हो जाएगी लेकिन ए यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे दोनों कंपनीज खत्म हो जाती है। ये आपका अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर आपका नेक्स्ट जो है अमलगमेशन, जो है दो टाइप से हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अमलगमेशन कैसे कैसे हो सकता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। जब मर्जर की बात करेंगे वहां पे जो आपका एसेट एंड लाइबिलिटी है, ये सारी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो, नॉट लेस देन 90% ऑफ शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसपेई कंपनी, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो की तो वो आपका अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज पे चला जाता है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। हाँ, अब बात आती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। देखो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टर्म इज यूज्ड व्हेन वन एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर इट्स बिजनेस। अब जैसे मान के चलो एक कंपनी थी एक्स, ठीक है, एक्स कंपनी थी, उसने अपने सारे शेयर जो है एक नई कंपनी बनाई वाई, उसको ट्रांसफर कर दिए। तो ये होता है कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नल लिक्विडेशन। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्स का जो है मार्केट वैल्यू ठीक नहीं है, मार्केट में उसका नाम अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सारे एसेट और लाइबिलिटी उसने एक नई कंपनी बनाई वाई पे ट्रांसफर कर दी। तो ये आपका होता है
एक्सटर्नल लिक्विडेशन, तो इसमें बोला गया इन एक्सटर्नल लिक्विडेशन देयर इज वन लिक्विडेशन एंड वन, यहाँ पे एक कंपनी तो लिक्विडेट होती है और एक कंपनी फॉर्म होती है, तभी तो सारे एसेट और लायबिलिटी हम नई कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी फॉर्म होती है, मर्जर और ये सब चीजें आपके बारे में सिंपल है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस पे सबसे पहले ए बी सी डी आपको लिखना होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इजीली हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। जब हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं आपका बनता है सेकेंड वाला, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। क्यों बनता है अभी बताते हैं। देखो, जब डेमोग्राफी की बात आती है, डेमोग्राफी के बारे में आपको पता होगा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्ट्रेटेजी, आपका सेक्स, ठीक है, जेंडर हो गया था, ठीक है, जेंडर सेक्स, फिर इसका एज, इनकम, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, इन बेसिस पे जब आप स्टडी करते हो तो डेमोग्राफी की बात होती है। इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच बेस पे हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट होता है। तो डी का तो थर्ड हो गया, ठीक है, डी का थर्ड किसमें किसमें, देखो आपने सबको एलिमिनेट कर लिया, ऐसे ही हो गया ना, सही, फर्स्ट का सेकेंड हो गया, फिर बी का आपका बन जाएगा फोर्थ, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इन्वायरमेंट पे आपका बन जाएगा जुडिशरी पावर, ठीक है, सोशियो एंड कल्चरल इन्वायरमेंट पे कहीं ना कहीं आपकी जो इथिकल इश्यूज हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पे करेक्ट बन गया। और ये आपके जो पीएसटीएल इन्वायरमेंट है उनके बारे में मैंने दिया है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, एक मिनट, तो आप इनको लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। सबसे पहले आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, फिर आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, फिर आपका सोशल इन्वायरमेंट, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर इकोनॉमिकल, फिर लीगल इन्वायरमेंट। इसके अलावा दो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये माइक्रो नहीं माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, पूरी इंडस्ट्री को फोकस मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। इसमें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी आता है और आपका नेचुरल इन्वायरमेंट भी आता है, ये दो और आते हैं। हाँ, ड्यूरिंग विच ऑफ द बिलो पीरियड प्लान हॉलीडे वाज डिक्लेयर्ड, प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर हुआ था, ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्लान हॉलीडे जो डिक्लेयर हुआ था 1966 से 1969 के बीच, इसका जो मेन रीजन था, जो इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके वजह से आपका जो थर्ड ईयर प्लान हमारा था वो फेल हो गया था, तो इसलिए हमने उन चीजों से उभरने के लिए, इसके अलावा हमारा ड्रॉट भी बहुत तगड़ा आया था, उन चीजों से उभरने के लिए 1966 से 1969 के बीच हमने प्लान हॉलीडे किया, ठीक है, प्लान हॉलीडे किया, पर्टिकुलर एक एक ईयर के प्लान्स आते थे। अब जैसे ये देखो आ गया, ये पूरा सारी चीजें इस पे मैंने आपको बताई हैं। तो फर्स्ट जो आपका प्लान था 1951 से 1956 के बीच चला, ठीक है, फिर आपका सेकेंड जो प्लान था 1956 से 1961 के बीच चला, फिर 1961 से 1966 के बीच जो प्लान चलना था, यहीं पे आपका इंडो पाक वार हुआ, इसके अलावा बहुत ड्रॉट आया आपका ओडिशा में बहुत हाई, तो उन चीजों से कहीं ना कहीं अपने आप को उभारने के लिए या उन चीजों से कहीं ना कहीं निकलने के लिए एनुअल प्लान जो आया आपके, या जो प्लान हॉलीडे हुआ 1966 से 1969, इसके अलावा रोलिंग प्लान भी आपके आए थे, ये क्यों आए थे जरा बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर विच, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब 2017 से आपका नीति आयोग आ गया है, अब प्लानिंग कमीशन का काम खत्म, अब 15 ईयर विजन, ठीक है, 7 ईयर, ठीक है, और आपका 3 ईयर, ये इस तरीके से प्लानिंग होती है। हाँ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज अंडरटेकन इन इंडिया 1991, 1991 में क्या हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ था, उसके बाद क्या आया था, एलपीजी पॉलिसी आया था, कौन लेके आया था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय थे मनमोहन सिंह डॉक्टर, ठीक है, और उस समय के आपके पर्टिकुलर प्रेसिडेंट कौन थे ये आप बताइएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर अब इसमें क्या पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्यों अंडरटेक किया गया था, रीजन क्या था उसका, ठीक है, तो उसका जो मेन रीजन था ये आप पढ़ो, मेन रीजन क्या था उसका, मेन रीजन था इस्टेब्लिशिंग अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कहीं ना कहीं अब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी के की तरफ बढ़ेंगे, पहले हम कहीं ना कहीं प्लांट इकोनॉमी की तरफ चलते थे, कहीं रसिया से हम बहुत ज्यादा इंस्पायर थे उस समय, ठीक है, रशिया से, तो हम प्लांट इकोनॉमी की तरफ पहले बात करते थे, लेकिन इसके बाद 1991 से हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन गया इसका। हाँ,
which one of these are consumer right specified in the Consumer Protection Act 1986? हाँ, इससे देखो अभी एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके, राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो इसमें ये पूछा गया था कि कितने कंज्यूमर राइट्स हैं, ठीक है, हमारे कितने कंज्यूमर राइट्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने कंज्यूमर राइट होते हैं, वो आपके 6 कंज्यूमर राइट होते हैं। ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 है, जो कि अभी कन्वर्ट हो चुका है, अभी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। कंज्यूमर के जो रिड्रेसल हैं या जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी में मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर का राइट है कि उसको प्रोटेक्शन मिले जो आपके हजार्डियस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनसे हेल्थ के लिए या लाइफ के लिए। फिर ये क्या हुआ, हाँ, फिर सेकेंड जो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर जो भी आपका प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है वो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं या कैसे बनाया का क्या कब तक चलेगा, एमआरपी क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। The consumer has right to have the complete information about the product intend to buy, including the ingredients, date of manufacturing, price, quantity, direction to use, ठीक है, ये सारी चीजें। राइट टू बी चूज मतलब यहाँ पे है कंज्यूमर को फ्रीडम है, वो 3 या 4 में से 3 या 4 कॉम्पिटिटर्स में किसी के भी प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। ऐसा नहीं मैन्युफैक्चरर बोले कि नहीं आपको यही परचेज करना है। राइट टू बी हर्ड, ठीक है, हर्ड। यहाँ पे क्या है कि अगर उसको कोई कंप्लेन है, अगर उसकी कोई क्वेरी है, उसको भी कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर इसीलिए है हमारा। फिर राइट टू सीक रिट्रेसल, फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है, ये आपके राइट्स होते हैं। तो अब इसमें पूछा गया कौन कौन से राइट है, राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू चूज होता है, राइट टू एजुकेट होता है, तो यहाँ पे हमारे सारे बन जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव। हाँ, ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आया भी हुआ है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स पे, अगर नहीं आप दे पाओगे तो फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब देखो कंपनीज एक्ट 2014 तो था ही नहीं, 2013 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है। इंट्रोड्यूस मैंडेटरी सीएसआर, हाँ सीएसआर को मैंडेटरी किया था लेकिन 2013 में आया था, 14 में नहीं आया था। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1% ऑफ देयर, 1% नहीं 2%, उनको जो आपकी इस क्राइटेरिया में आएंगी उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर एक्टिविटी के लिए करना होगा। और उस पे आपका अभी कोविड आ गया था, कोविड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अभी पिछले ईयर जब से कोविड आया, अगर कोविड में कोई कंपनी पैसा लगा रही है तो उसको भी सीएसआर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट बन गया नाइदर 1 और 2, ये वाला सही बन गया। तो कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस मैंडेटरी सीएसआर है, ठीक है, फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे 2% स्पेंड करने की बात की गई थी, फिर आपका ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से लिखी हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन ऐसी कंपनी होती हैं जो स्पेंड करेंगी इस पे। एक्ट भी आपका क्लॉज भी मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया है। और इस पे एक क्वेश्चन आगे भी है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको रोक रहा हूँ। In March 2021, Oil and Natural Gas Corporate Limited has acquired 5% stake in which of the following companies। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं कि आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके मर्जर और एक्विजिशन से आपको देखने को हर बार मिलेगा, ठीक है, करंट का 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलेंगे। मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिया है तो हर बार आया, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है, ये वाला। इंडियन गैस एक्सचेंज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड signed a share purchase and share holders agreement with the इंडियन गैस एक्सचेंज, ठीक है, IGX के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किया है 5% स्टेक लेने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, या आप बोल सकते हो कि एक्विजिशन किया है या एक्वायर किया 5% स्टेक, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी और डी। इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको इसमें भी इंक्लूड किया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस इकोनॉमी ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब होता है मास प्रोडक्शन, ऐसे याद कर लो, मास प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन। आप अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट कब होगी, ठीक है, मास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्यों होगा, देखो 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं,
फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब मान के चलो आपका फिक्स कॉस्ट 100 रुपए है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5 रुपए है, ठीक है, तो 105 हो गया, ठीक है। अब आप अगर एक यूनिट बना रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं एवरेज 105 निकल रहा है, 2 यूनिट बनाओगे तो 2 5 10, तो ये कहीं ना कहीं जो आपका फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कम होता रहेगा जैसे जैसे आप ज्यादा बनाओगे, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो होता है सिनर्जी का इफेक्ट होता है, सिनर्जी इफेक्ट होता है, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं 1+1=3, 2 नहीं होगा, ठीक है। जब दो लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है वेरिएबल कॉस्ट पे। दूसरी चीज है, जब आप बल्क में परचेज करोगे तो बहुत सारे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि एक आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है एडवांटेज, लेकिन ये एक पॉइंट तक एडवांटेज होता है लॉन्ग रन में। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ज्यादा कहीं ना कहीं बनाओगे तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ने लगती है, ये एडवांटेज आपका कम भी हो जाता है। हाँ, फिर बात आती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो अपन ने समझा। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब अगर वो अपने साइज को बढ़ाएगा तो उससे क्या एडवांटेज होगा। जैसे जैसे अपने साइज को बढ़ाएगा जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। ये आपका दो टाइप से हो सकता है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि इनसाइड जो फैक्टर के, मतलब जो आपकी फैक्ट्री के अंदर के फैक्टर हैं उनकी बात होती है। यहाँ पे आपका लेबर इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो सकता है, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स हो सकता है, टेक्निकल इकोनॉमिक्स हो सकता है। ये सारे आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है एक्सटर्नल इकोनॉमी, ये पूरी इंडस्ट्री की बात करता है। अगर आपके इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा तो क्या एडवांटेज होंगे, ठीक है। ये पूरे इंडस्ट्री के साइज की बात करता है, ये इंटरनल बात करता है। वहां पे आपका इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन आ सकता है, इकोनॉमी ऑफ कंसेंट्रेशन आ सकता है, इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकता है, इकोनॉमी ऑफ मार्केटिंग आ सकता है, ठीक है। फिर आपका इकोनॉमी ऑफ स्कोप और इकोनॉमी ऑफ स्केल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आप ज्यादा बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट कम होगी। इकोनॉमी ऑफ स्कोप बोलता है कि आप वैरायटी इंक्रीज कर दो, प्रोडक्ट की ज्यादा मत बनाओ, प्रोडक्ट की वैरायटी जब बढ़ाते हो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम ही चाहिए होगा। अब जैसे मान के चलो एक कंपनी थी, एक कोई कंपनी थी, वो मेल का शूज बना रही थी, ठीक है, मेल का शूज बना रही थी और बेच रही थी मार्केट पे। फिर इसके बाद उसने क्या सोचा कि फीमेल का भी शूज बनाने लगे। तो जब ऐसे फीमेल का भी शूज बनाने लगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मार्केट इंटरमीडिएट जो है, सप्लायर है, वो सेम ही यूज होंगे ना। फीमेल का भी शूज बनाने लगी, फिर आपके चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनका भी शूज बनाने लगी। जब वो वैरायटी ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करती है तो उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। ये आपका इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बोलता है। अब ये क्वेश्चन इतने से हमारा आराम से हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं क्या आ गया, ठीक है। हाँ, तो देखो, इन टाइप के क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी और डी, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे, पहले ऑप्शन को पढ़ो। arises with the lower average cost of manufacturing a product when two complementary products are produced by a single firm। यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप की बात कर रहे हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होती है एक सिंगल फर्म के द्वारा। तो डी का फर्स्ट, ये दोनों एलिमिनेट कर लिया आपने। हाँ, mean lowering of cost of production by producing in bulk, mass production and cost reduction की बात हो रही है यहाँ पे, economies of scale, ए का सेकेंड। लो, आपने एलिमिनेट कर लिया इजिली। फिर बात आती है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, arises with the cost per unit depends on the size of firm, firm की बात कर रहे हैं तो वो आपका इंटरनल इकोनॉमीज हो गया, ठीक है, बी का थर्ड। नेक्स्ट पे देखते हैं एक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, एक जो बचेगा वो तो एक्सटर्नल ही हो जाएगा। arises when the cost per unit depends on the size of industry not the firm, तो वो आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो गया। ये आपके एग्जाम में आया है, कितना सिंपल सा है, ठीक है। थर्ड, हाँ, which of the following bank was merged with the Indian Bank for 1st April 2020? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आपकी इलाहाबाद बैंक है, ये थोड़ा सा बैंक के भी मर्जर से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। इलाहाबाद जो बैंक है वो अभी मर्ज हुई है 1 अप्रैल 2020 पे इंडियन बैंक से, ठीक है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू मर्ज 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू 4, जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको 4 में कन्वर्ट करना है। तो जिससे आपकी जो नेशनलाइज्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर की बैंक है, इनके बारे में, बैंकिंग पे मैंने इस बारे में बात की थी, जो आपकी पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थी वो अब सिर्फ 12 पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। विजया बैंक एंड देना बैंक विल मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 टू क्रिएट द थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक एंड ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स एंड द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विल कंबाइन टू
फॉर्म द नेशनल सेकंड लार्जेस्ट लेंडर, ठीक है। फिर कैनरा बैंक जो है आपके सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हुई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद विल अमलगमेट विद आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो, तीन टाइप की आपकी रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी होती है। पहले होता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब होता है कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने एक नई कंपनी को फॉर्म या एक नई सब्सिडरी को फॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है, या नई सब्सिडरी आपने फॉर्म की, लेकिन कुछ दिन बाद आपको कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट हो रहा है तो आपने अपने एक्शन को बैक ले लिया, तो ये आपका टर्न अराउंड है। मतलब आपने कोई काम किया और अगर उस काम पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उस काम पे आपको अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो आप उसको उस एक्शन को चेंज कर दो, तो ये आपका होता है टर्न अराउंड। फिर आपका दूसरा होता है डिस इन्वेस्टमेंट के तरीके, ठीक है, इसको आप डिस इन्वेस्टमेंट के तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपने एक नया डिवीजन खोला है, जो नया डिवीजन है वो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, आपके कंपनी में दो डिवीजन थे, एक और दो। अब आपने पहले दोनों प्रॉफिट थे, दोनों प्रॉफिट कहीं ना कहीं दे रहे थे, ये भी 100 करोड़, ये भी 100 करोड़ का प्रॉफिट दे रहे थे दोनों डिवीजन। फिर इसके बाद क्या होता है, सेकंड डिवीजन पे आपने कुछ नई चीजें की या कुछ नया किया, ये मान के चलो आपने एक नया पूरा स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, विजन चेंज कर दिया, सारी चीजें उसकी चेंज कर दी, या उसमें बहुत सारे चेंजमेंट किए, आप ये समझो सिर्फ। जब आपने उसमें चेंजमेंट किए तो उसके बाद जो आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट था वो सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का बचा। अब 20 करोड़ का प्रॉफिट बचा तो आपने सोचा कि 20 करोड़ का प्रॉफिट बचा, तो आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी यूज कर ली। आपने जो एक्शन किए थे, जो भी चीजें की थी, जो चेंजमेंट किए थे, वो सारे चेंज हटा दिए, ठीक है। अब उन चेंजों को हटा दिया, फिर भी अब उन चेंज को हटाने के बाद नेक्स्ट ईयर यहाँ पे भी अगेन 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ फिर आपका 10 करोड़ का हो गया और कम हो गया प्रॉफिट। तो फिर कहीं ना कहीं या मान के चलो आपका प्रॉफिट का लॉस होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। उसके बाद भी टर्न अराउंड के बाद, टर्न अराउंड के बाद फिर हम यूज करते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उस डिवीजन को या पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम सेल कर देंगे। भैया वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, उसको हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको कर देते हैं सेल, ठीक है। फिर अगर उससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर आपका नेक्स्ट बनता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको हम सेल करेंगे, ठीक है, वो आपके पार्ट्स में या आपका जिसकी टेंजिबल वर्थ हो, ठीक, सिंपल। सबसे पहले टर्न अराउंड किया जाता है, फिर अगर टर्न अराउंड से काम नहीं बनती तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट से भी काम नहीं बनती तो लिक्विडेशन। ये एक प्रोसेस के तरीके से काम करता है। फिर आपकी ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती है, फिर आपकी रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी होती है जो कि टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट, लिक्विडेशन। फिर आपका कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का क्या रोल होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ जरा सा। कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका मिक्स ऑफ ग्रोथ, रिट्रीचमेंट एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अक्रॉस बिजनेस यूनिट, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वहां करते हो जो आपके प्रोमिसिंग यूनिट होती है, जहां पे आपको प्रॉफिट मिलने की चांसेस होते हैं। स्टेबलाइज करते हो कुछ यूनिट को जहां पे आप कोई चेंज नहीं करते हो, सिंपल सा, ठीक है। फिर आप कुछ यूनिट को रिट्रीच करते हो। रिट्रीच का मतलब है कि अपनी कुछ यूनिट को आप कहीं ना कहीं सेल करते हो या टर्न अराउंड या डिसइन्वेस्टमेंट या लिक्विडेशन करते हो, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है। ये आपका कॉम्बिनेशन पे आप एक्सपेंशन भी यूज करते हो, स्टेबिलिटी भी यूज करते हो, आप रिट्रीचमेंट भी यूज करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं इसको। स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड इज मोर सीरियस फ्रॉम द इंटरनल रिट्रीचमेंट एंड लीड्स टू डिस इन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन। नहीं, स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड जो है ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये पहला ही होता है स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड, तो ये हमारा गलत है, ज्यादा सीरियस नहीं होता है आपके डिस इन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन से। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट जो होगा 21 का, वो तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया तो देखो कहाँ पे फर्स्ट नॉट करेक्ट है, यहाँ पे थर्ड नॉट करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है मतलब ये गया, फर्स्ट करेक्ट है ये भी गया, यहाँ पे नॉट करेक्ट, अब ये दोनों बचे नॉट करेक्ट। फिर बात आती है डिसइन्वेस्टमेंट की। इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहेबिलाइजेशन और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, इज अडॉप्टेड व्हेन टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट हैज प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल। जैसे कि मैंने बताया ना, सबसे पहले आप टर्न अराउंड करोगे, टर्न अराउंड पे आपको सक्सेस नहीं मिली, फिर आप डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे, डिसइन्वेस्टमेंट पे भी आपको सक्सेस नहीं मिली, फिर आप लिक्विडेशन पे बात करोगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब देखो कि सेकेंड स्टेटमेंट कहाँ करेक्ट है। यहाँ पे भी करेक्ट है, यहाँ पे भी करेक्ट है। रुकते हैं अभी और आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी आर द सिंपल सॉल्यूशन दैट स्ट्रेटेजी हैव टू ऑफर व्हेन फेस्ड विद चैलेंजिंग ऑफ रियल लाइफ बिजनेसेस, ठीक है।
यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन की बात होती है और कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन पे हम बात करते हैं तीनों चीजों की। तो हमारा ये भी सही स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट बट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सिंपल सा है। इस इन टाइप के क्वेश्चंस पे सबसे पहले ए बी सी डी आपको फटाफट लिखना होता है और इजिली हो जाते हैं, इन पे कुछ ज्यादा नहीं होता। आप लोग सिर्फ डरते हो इन क्वेश्चन को देख के, डरना नहीं है हमको, हमको फाइट करनी है इनके साथ, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, नहीं सॉरी सेमी अनकंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, अनकंट्रोलेबल सेमी कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, एंड फिर माइक्रो इन्वायरमेंट विच इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, पूरे इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, ठीक। फिर अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर किस में होते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर पीएसटीएल किस में आता था आपका, माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता। तो बी का आपका क्या हो जाता फर्स्ट, बी का फर्स्ट किसमें हो सकता है, ये दोनों आपने एलिमिनेट कर ली, इसलिए ये दोनों आपके इजिली एलिमिनेट हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट्स टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं, वो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, नहीं, कॉम्पिटिटर जो होगा वो आपका होगा इनपुट सप्लायर, सॉरी इनपुट सप्लायर जो होगा वो आपका कॉम्पिटिटर होगा, ठीक है। सप्लायर कॉम्पिटिटर माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है, माइक्रो एक्सटर्नल में सप्लायर आता है, कस्टमर आता है, पब्लिक आती है, ठीक है, मार्केट इंटरमीडिएट आता है, मार्केट इंटरमीडिएट आता है, और आपका कस्टमर हो गया, शेयर होल्डर आते हैं। ये सारे आपके माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, और इसमें PSTELD और N डेमोग्राफी और नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ए का जो होता है वो थर्ड हो जाता है, तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर लिया। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन की बात हो रही है, जब नॉन प्राइस कंपटीशन की बात हो रही वो आपका हो जाएगा स्पॉन्सरिंग अ इवेंट लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, फर्स्ट का सी का फोर्थ। फिर डिजायर कंपटीशन आपका कंपटीशन अमंग डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, कंपटीशन की बात हो रही, तो ये करेक्ट आंसर आपका इजीली बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे मैंने आपको जो बीसीजी मैट्रिक्स है या आपकी जीई 9 सेल मैट्रिक्स है, उस पे एक एक वीडियो प्रोवाइड किए 7 मिनट सीरीज पे जाके। मैं 7 मिनट सीरीज के आपको जितने भी वीडियोस हैं उसका आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा। कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे हर बार क्वेश्चंस आपके पूछा जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस वो मैंने प्रोवाइड किए, उनको आप जाके देखो, आई बटन पे मैं लिंक देता हूं उसका, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, आपका जब बीसीजी मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसे आप बूस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो कि पोर्टफोलियो के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए यूज होता है। पोर्टफोलियो का कंसेप्ट आपने फाइनेंस में पढ़ा, जिसका मेन काम होता था रिस्क को कम करना, रिटर्न को बढ़ाना, ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट को करना। उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का जो मेन काम होता है कि जो आपका पर्टिकुलर लॉस के जो चांसेस हैं उसको कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना, ऐसे प्रोडक्ट्स पे या ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करना या ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके जो स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क को आप एक तरीके से पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन स्टेज से जोड़ सकते हो, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन से जोड़ सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर होता है वो तो कम होता है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक अच्छी इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं मार्केट शेयर कम है लेकिन ग्रोथ हाई है। फिर आपका स्टार होता है, स्टार में क्या होता है कि जो आपका, जिसको आप ग्रोथ से जोड़ सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन पीएलसी की स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो मार्केट शेयर होता है वो भी ज्यादा होता है और आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा होता है। फिर आपका आता है कैश काउ। कैश काउ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे जो है मार्केट शेयर जो होता है आपका हाई होता है, लेकिन ग्रोथ पूरा हो चुका होता है, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इस समय आप क्या करते हो, इस पे इन्वेस्टमेंट ना करके, इससे अच्छा खासा पैसा आ रहा होता है क्योंकि आपका शेयर बहुत ज्यादा है, इस पे इन्वेस्टमेंट ना करके इसको आगे आप नहीं बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आप हायर जितना ग्रोथ कर सकते हो उतना ग्रोथ कर चुके हो। जो इसका पैसा है वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो, दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे पर्टिकुलर लाइफ साइकिल या आपका प्रोडक्ट लाइन पे इन्वेस्ट करते हो, दूसरे प्रोडक्ट लाइन पे इन्वेस्ट करते हो। फिर आपका डॉग जो होता है वहां पे आपका मार्केट शेयर भी कम होता है और ग्रोथ रेट भी कम होता है। अब इसको पढ़ते हैं। A star is the market leader in high growth rate and it's sufficient cash to support other business। नहीं, वो आपका कैश का वो होता है,
कैश काउ में आपका ग्रोथ रेट हाई होता है और उसके पास सफिशिएंट पैसा होता है दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसका खुद का ग्रोथ रेट जो होता है वो आपका बिल्कुल उसके बाद बढ़ ही नहीं सकता, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। डॉग है बिग मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट, नहीं, ये भी बिग ग्रोथ रेट होता तो सही होता, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो 23 का करेक्ट आंसर बन गया वो फोर्थ वाला बन गया। और बीसीजी मैट्रिक्स जो है 90, 69 और 70 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। फिर ये आपका जीई 9 सेल मैट्रिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे अच्छे खासे वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया कि इस पे बनाया, बहुत अच्छे से बनाया है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उन पे बेस्ड है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप वीडियो देखो जाके समझ आएगा। हाँ, what do we call an infrastructure project that is developed on the complete empty site? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। देखो, जब कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ये मान के चलो जब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। जब कोई प्रोजेक्ट जो होगा स्टार्टिंग से ना स्टार्ट होके पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी, सारी चीजें होंगी, उसके बाद स्टार्ट होगा, तो वो आपका होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनता है हमारा, ये इसके बारे में मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। हाँ, ये जो आपकी जेनेरिक स्ट्रेटजी है, ये आपकी मिक्सचर पोर्टर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। इन्होंने पहले हमें बताया कि आपका अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो वहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कॉस्ट और डिफरेंशिएशन, ठीक है। कॉस्ट का आपका क्या मतलब होता है? कॉस्ट का मतलब ये होता है कि देखो, अगर आपको सोर्स ऑफ कंपटीशन की हम बात करेंगे या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, तो आप जितना हो सके उतने कम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचो, या उतने कम प्राइस पे बनाओ। जब आप कम प्राइस पे बनाओगे तो बेचोगे भी कम प्राइस पे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरे जितने कॉम्पिटिटर हैं उनसे डिफरेंट हो, या डिफरेंट जो कस्टमर की जो नीड है वो डिफरेंटली सेटिस्फाइड कर रहा हूं। यहाँ पे जो है आपका इनोवेशन की बात होती है, ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन की बात होती है। तो फिर अब यहाँ पे फोकस की बात करते हैं, स्कोप नैरो और वाइड। इस नैरो का मतलब होता है कि आप स्मॉल पॉपुलेशन पे फोकस करोगे, वाइड का मतलब है आप वाइड पॉपुलेशन पे फोकस करोगे, वो ब्रॉड का मतलब, ठीक है। जब आपका एक मार्केटर जो है कॉस्ट पे फोकस करता है और बहुत बड़ी मार्केट पे फोकस करता है, तो उसको आप बोलते हो कॉस्ट लीडरशिप। जब वो एक छोटी मार्केट पे फोकस करता है, उसको आप बोलते हो कॉस्ट फोकस, ठीक है। फिर वो डिफरेंशिएशन पे, बहुत बड़ी मार्केट पे जब डिफरेंशिएट करने की बात करता है तो डिफरेंशिएशन, और नैरो मार्केट पे करता है तो डिफरेंशिएशन फोकस, जिसे आप कभी कभी निश मार्केटिंग भी बोल देते हो, जिसे आप कभी कभी निश मार्केटिंग भी या निश स्ट्रेटेजी भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा मिक्सचर पोर्टल की जेनेरिक स्ट्रेटेजी नहीं है। देखो, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अपन को पढ़ के चलना है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी होती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होती है, निश स्ट्रेटेजी भी होती है, यूनिटी स्ट्रेटेजी कोई नहीं होती, ठीक है, यूनिटी स्ट्रेटेजी नहीं होती। करेक्ट आंसर ये बन जाता है। हाँ, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने पूछा एक्विजिशन ऑफ फर्म किसके सेम होता है। इसका आंसर आप लोग दो, क्योंकि मैं आपको अमलगमेशन का मतलब बता चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन का मतलब बता चुका हूँ, मर्जर का मतलब क्या होता है, जब 2 फर्म मिलती हैं तो बेसिकली मर्जर की बात होती है। टेक ओवर का मतलब होता है कि एक बड़ी फर्म दूसरी फर्म को जब परचेज कर लेता है या उसको ले लेता है, तो वो आपका टेक ओवर होता है। अब इसमें से आप बताओ कि एक्विजिशन किसके सेम है, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर लिखिएगा, अगर आपका आंसर गलत होगा या जैसा भी होगा या कुछ डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, When was the Consumer Protection Act passed in India? ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखो, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंडिया में 2019 में पास हुआ है। कंज्यूमर एक्ट पास इन इंडिया पार्लियामेंट इन 2019। इट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम 24 जुलाई 2020। ये डेट्स लिख लीजिएगा, इन डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपका ई कॉमर्स है उसके लिए रूल बनाने की बात की गई थी। पहले हमारा ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे इंक्लूड नहीं होता था, जो 1986 का था, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना था, तब ई कॉमर्स का रोल इतना ज्यादा नहीं था। Which of the following is not a महारत्ना इंडस्ट्री इन इंडिया? तो देखो, टोटल जो हमारी महारत्ना इंडस्ट्री की बात करें, महारत्ना कंपनी की बात करें, वो आपकी कितनी कंपनी है इन इंडिया? 10 कंपनी है जो महारत्ना है। और इसके अलावा मैंने आपको सबके आपके जो ईयर है वो बता दिए, आपके हेडक्वार्टर जो है वो भी बता दिए, आपका कब महारत्न बनी है ये भी बता दिया है।
तो सेल देखो, सेल आपकी महारत्ना है, ठीक है, तो सेल आपकी होगी, कौन नहीं है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपकी है। फिर आपका CIL कोल इंडिया लिमिटेड भी आपकी है, ठीक है। फिर GAIL कहाँ है आपकी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी है। OIL करके कोई ही नहीं है आपका, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो आपका महारत्ना OIL नहीं है, ठीक है। जो है भारतीय हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, सेल है, NTPC है, ONGC है, CIL है, गेल है, BPCL है, HPCL है, पावर ग्रिड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, देखो एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 हैज रिप्लेस्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर गिवन, तो कब दिया गया था, 1986 का जो था उसी को तो रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे 31 का हमारा 96 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा कि कब पास किया गया था, सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से लिख रखी है। इन रिसेंट ईयर्स which among the following countries has been the largest source of foreign investment in India, FDI की बात हो रही है, foreign direct investment। FDI and FII में क्या डिफरेंस होता है, FDI, FII and FPI में, ठीक है। वो जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट का अभी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले प्रोवाइड किया MCQ का, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसको देखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका लार्जेस्ट सोर्स है FDI का वो क्या है इंडिया में, तो मतलब कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा FDI इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका होगा करेक्ट आंसर सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आ रहा है, ठीक है, इस समय इंडिया में। उसके बाद आपका USA है। अगर स्टेट की बात करते हैं, किस स्टेट पे सबसे ज्यादा FDI आ रहा है, देखो करंट के क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा FDI आ रहा है इंडिया में। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका दिल्ली, दिल्ली से जो मतलब जो उसके गुड़गांव वाला जो एरिया है वो भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड है। फिर आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका तमिलनाडु, इन आपके स्टेट्स में सबसे ज्यादा FDI आ रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं। When the organization requirement adopt tight cost control, frequent detailed control report, structured organization and responsibility and incentive based on meeting strict क्वांटिटेटिव टारगेट, देन इट इज कॉल्ड, देखो डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी में हम क्या करते थे, डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी में हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की बात करते थे, हम कॉम्पिटिटर से डिफरेंट प्रोडक्ट को देंगे तो वो हमारे सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता था, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता था। फिर फोकस स्ट्रेटेजी पे आप एक तरीके से निश के बारे में भी इसमें बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर हम टारगेट ग्रुप पे फोकस करेंगे, उसके अलावा हम कहीं नहीं हटेंगे, ठीक है। फिर आपका डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी, ये डिफरेंट चीज है। डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हर जगह डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे डिफरेंट मार्केट पे। फिर यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप की बात हो रही, टाइट कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना हम, जो है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट से लेंगे, अपनी कॉस्ट को जितना हो सकेगा उतना कम करेंगे जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा हाई कॉस्ट में चीजों को बेच रहा होगा, तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तरीके काम करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फोर्थ वाला बन जाता है। Which of the following does not fall in the ambit of the Objective of Competition Act 2002, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका MRTP एक्ट था, MRTP एक्ट को कॉम्पिटिशन एक्ट में कन्वर्ट किया गया है 2002 पे, तो अब इसमें पूछा गया है कि कौन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जो कि आपका 1969 में आया था। Two of the main feature of the Competition Act 2002 is the framework that it provide the establishment of Competition Commission। यहाँ पे आपका Competition Commission बना था आपके Competition Act पे। And tool it provide the prevent anti competitive practices, जो आपकी anti competitive practices हैं उनको कम करने की बात की जाती थी, ठीक है। और पॉजिटिव कंपटीशन जो है उसको प्रमोट किया जाता था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपटीशन कमीशन। यहाँ पे आपका कंपटीशन बना था, जो आपका मोनोपोली अगर क्रिएट हो रही हो, ठीक है, उसको कम करेगा और जो कंपटीशन है उसको प्रमोट करेगा, पॉजिटिव कंपटीशन को। टू प्रमोट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल एंड एंटिटीज इन द मार्केट टू प्रिवेंट द adverse effect of competition, ठीक है। टू प्रमोट द सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर,
ठीक है, टू रेगुलेट द आपका जितने भी कॉम्बिनेशन है उनको रेगुलेट करना, एक्विजिशन। अब ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी कंपनी किसी को भी एक्विजिशन, मर्जर और एमल्गमेशन करना है तो उसको सबसे पहले कंपटीशन कमीशन के पास भेजना पड़ेगा अपना पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसके बाद ही मर्जर हो सकता है। ठीक है, अब बोला गया कौन सा इंक्लूड नहीं है, इनकरेज कंपटीशन इंक्लूड है, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ये भी इंक्लूड है जब आप उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे। ठीक है, रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन जिसको आप बोलते हो, रेगुलेट कॉम्बिनेशन भी बोलते हो। ठीक है, ये भी इंक्लूड है। प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपका इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा 34 का थर्ड वाला बन जाएगा। इजिली आप इसको कर लोगे, 34 का थर्ड वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not the external factor acting a barrier to enterprise? अब देखो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर में आपको PSTEL अच्छे से याद कराया है ना, PSTL, इसके बाद D और N डेमोग्राफी और नेचुरल याद रखना। P से पॉलिटिकल, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, E से इकोनॉमिकल, L से लीगल। सिंपल सा कंसेप्ट है। सोशो कल्चर होता है, कौन सा नहीं है? देखो ये नहीं बहुत पूछते हैं लोगों, इनका फेवरेट है इनका। इकोनॉमिक होता है, कंपटीशन भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल में भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो, ठीक है, जब मैक्रो की बात करेंगे तो उसमें PSTEL आता है। यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, यहाँ पे आपका, इस पे मैंने शायद दिया होगा, ये देखो ये दिया है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडिएट हो सकता है। यहाँ पे PSTL पूरा हो जाता है। ये आपका जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है सेमी कंट्रोलेबल होता है, ये अनकंट्रोलेबल होता है, ये कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता, तो करेक्ट आंसर ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज द टॉप कैपिटल गुड एक्सपोर्टर? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है? तो वो है चाइना। चाइना, ठीक है, इसके अलावा तीन और दो और हैं, जो फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, हाँ ये देखो वही क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया आई थिंक, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब इसका आंसर आप दे देना, मे बी वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको देना है। जो कंज्यूमरिज्म वाला मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था आपसे, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसके बाद भी आंसर देने की कोशिश करो, क्या आंसर होगा, अब तो दे दोगे कोई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका पूछा गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपका कितने परसेंट स्टेक जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे लिया है? ठीक है, जो कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो एनपीए को रिकवर करने की बात करती है। ठीक है, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसको रिकवर करने की बात करती है। ठीक है, आपके जो बैंक के एसेट होते हैं, सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड एसेट होता है। ठीक है, फिर आपका स्टैंडर्ड एसेट के बाद आपका सब स्टैंडर्ड एसेट होता है। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, फिर आपका डाउटफुल एसेट होता है, फिर आपका लॉस एसेट होता है। तो इनमें से किसको आप एनपीए बोलोगे, आप बताइएगा, और क्या क्राइटेरिया होता है? क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का एग्जाम हुआ था, वहां पे इससे क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आपका जो स्टैंडर्ड एसेट होता है वो कितने टाइम के लिए होता है। चलो स्टैंडर्ड एसेट के बारे में हम बता देते हैं। अगर आपका जो पेमेंट है 90 दिन तक नहीं हुआ है तो वो आपका स्टैंडर्ड एसेट होता है। उसी तरीके से अब स्टैंडर्ड होता है आपका एसेट, और डाउटफुल एसेट होता है, और लॉस एसेट होता है। किन एसेट को इनमें से आप एनपीए बोलोगे? ठीक है, वो आप बताइएगा। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9% है, कि जो आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसने एसेट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का 9% स्टेक लिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है। Which of the following economies occurs all the form in an industry? ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल से है। दो टाइप की आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है मास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कम करना बेसिकली। ठीक है, तो इंटरनल में आपका लेबर इकोनॉमीज हो सकता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो सकता है, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स हो सकता है, टेक्निकल, और आपका ये सारी चीजें होती है। इंटरनल इकोनॉमी का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है तो उससे क्या एडवांटेज होंगे। ठीक है, तो वो आपका इंटरनल इकोनॉमी की बात होती है। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक इंडस्ट्री का साइज बढ़ रहा है तो उससे क्या एडवांटेज होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है
which of the following economies occur all the firm in an industry की बात, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमी की बात की गई। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी आपका कितने टाइप से हो सकता है? इकोनॉमी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने एसईजी पर्टिकुलर एरिया को बोल दिया, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे आपका टैक्स भी कम लगता है और आपको अच्छा खासा फैसिलिटी मिलती है, तो वो एरिया अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा ना, तो वहां पे इंडस्ट्री बहुत सारी आ जाएंगी। फिर आपका दूसरा होता है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। अब बाई चांस जब आपकी बहुत सारी इकोनॉमी, बहुत सारी आपकी इंडस्ट्री की कंपनीज एक जगह पे आ जाएंगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, उस एरिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, वो आपका इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन होता है। फिर इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है और इकोनॉमी ऑफ मार्केटिंग भी होता है। इन सब चीजों के बारे में भी मैंने बताया है। आप देखो जितनी भी आपकी इंटरनल इकोनॉमीज हो सकती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बताया है। इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में देखो जैसे क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन एन एरिया इंक्रीजेस then those firms enjoy some of the benefit like availability of raw material, transport, communication, research and inventions etc, and they also receive financial assistance from banking and non-banking institution. Here we can conclude that the concentration of all from the industry lead to economy of concentration। ठीक है, इधर होता क्या, जैसे मान के चलो ये आपकी एक एरिया है, इस एरिया में पहले एक कंपनी आई, ठीक है, अब एक कंपनी आई, कोई आपका सप्लायर है जो यहां से आएगा, इस जगह से आएगा, सिर्फ आपके लिए आएगा, तो आपसे ज्यादा पैसे लेगा ना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा, फ्री में तो आ नहीं रहा है आपको जो प्रोवाइड करने। और जो आपका इंटरमीडिएट है, आपकी मार्केट इधर है, तो यहाँ से जो आप सॉरी ये मार्केट है, आपका कंज्यूमर इधर है, तो यहाँ से आपका जो आप प्रोडक्ट को बना लिए हो, तो प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मार्केट इंटरमीडिएट का यूज करोगे, तो कहीं ना कहीं इन सब जब का यूज करोगे तो कॉस्ट आएगी ना, इसको फ्री में तो आएगा नहीं। जब यहीं पे बहुत सारी फर्म्स आ जाएं, ये भी आ जाएं, ये भी आ जाएं, ये भी आ जाएं, ये भी आ जाएं, तो ये जो कॉस्ट होगी कम हो जाएगी ना, बहुत सारी फर्म आ गई ना, बहुत सारी जब फर्म आ जाएंगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। जो पर्टिकुलर सप्लायर आ रहा था तुम्हारे अकेले के लिए, अब बहुत सारी फर्म्स के लिए आ रहा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे ले लेगा, फ्री में तो आएगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिक ऑफ कंसेंट्रेशन। बाकी आप ये दोनों पढ़िएगा, लेबर इकोनॉमिक्स एंड मार्केट इकोनॉमिक्स, ये सिंपल कठिन नहीं है। हाँ, which of the following law does not affect the functioning of business organization? ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, these law protect the consumer and also preserve competition because between businesses that do not obey the, ठीक है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं। इसका जो मेन आपका एम है, ये आपका अम्ब्रेला रेगुलेशन है। इसका जो मेन एम है कि जो कंपनीज हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, ठीक है, स्टैंडर्ड्स बनाना जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कंपनी की फंक्शनिंग पे। ये तो आपका अफेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन लॉ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके नॉइस स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, और भी कुछ सारे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जितने भी पॉल्यूशन है उनको कम करने की बात करनी चाहिए। जो आपका वेस्टेज है वो आप पर्टिकुलर किसी रिवर पे नहीं गिरा सकते, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं बिजनेस को। फिर जो दूसरे होते हैं ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, ठीक है, इनका जो मेन काम होता है वो आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, जो आपके वर्कर्स हैं या उनकी टेक केयर या उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ये भी आप पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। जैसे कंपटीशन लॉ जो है वो आपका कंपटीशन को प्रोवाइड करता है, वो भी इम्पैक्ट करेगा। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए, और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मर्जर और एक्विजिशन करना है तो वहां पे कहीं ना कहीं रेगुलेशन होता है, तो ये एडवर्स इफेक्ट करते हैं आपके कंपटीशन पे, ये भी आपके इफेक्ट करता है, ठीक है। कंपटीशन लॉ ऑब्वियस ही बात है, कंपटीशन लॉ तो इफेक्ट करेगा ही, ऑलरेडी मैंने आपको कंपटीशन लॉ के बारे में सारी चीजें बता दी। तो जो आपका इनकॉर्पोरेशन और बैंक्रप्सी लॉ है वो फंक्शनिंग पे इफेक्ट नहीं करेगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है जब आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है उसके पहले का जो प्रोसेस है। बैंक्रप्सी का मतलब है कि जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो गई, तो आपका या बैंकरप्ट हो गई, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो फंक्शनिंग पे इंपैक्ट नहीं करेगा, वो कंपनी के फंक्शनिंग पे इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, a firm's relative position within its industry determine whether firm overall profitability is above or below the industry average। ये भी सिंपल है। जैसे मान के चलो एक इंडस्ट्री में 4-5 फर्म है, ए का जो प्रॉफिट है 10 है, बी का प्रॉफिट जो है 20 है, सी का प्रॉफिट जो है 30 है, और डी का जो प्रॉफिट है वो 40 है, और ई का जो प्रॉफिट है 50 है। ये आपकी एक इंडस्ट्री है। जब इनका आप एवरेज निकालोगे 20, 30, 60, 140, 60, 100, 150, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 में इंडस्ट्री यहाँ पे 30,
तो ये जो दो कंपनी है ये आपकी ब्लो इंडस्ट्री एवरेज है, ये आपकी इक्वल है, ये अबव इंडस्ट्री एवरेज है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, आप फर्म की जो रिलेटिव पोजीशन होती है इंडस्ट्री में वो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अबव है या बिलो है इंडस्ट्री एवरेज से, उससे डिसाइड होती है। हाँ तो सही चीज है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आपका अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जो लॉन्ग टर्म में लगातार आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है, लगातार आप कहीं ना कहीं अबव एवरेज हो इंडस्ट्री से, वो आपको सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर 41 का बन जाएगा वो फर्स्ट वाला बन जाएगा इजिली। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9, सेक्शन भी याद करते रहना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 3 टायर स्ट्रक्चर या 3 टायर सिस्टम होता है जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, आपका डिस्प्यूट का रिड्रेसल करने के लिए 3 आपकी एजेंसी है या 3 आपके पर्टिकुलर डिस्प्यूट के एरिया या आपके डिस्प्यूट अगर आपको हो रहा है तो आप 3 जगह जा सकते हो। उसका भी बेसिस है कुछ, ऐसे नहीं। अगर आपका जो पर्टिकुलर फ्रॉड या जो भी डिस्प्यूट है अप टू 1 करोड़ का है तो वहां पे आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर आप स्टेट कमीशन पे कब जाओगे, जब आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ है, ठीक है। फिर आप नेशनल कमीशन स्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करती है, वो वहां पे आप अगर 10 करोड़ से ऊपर आपका कोई प्रॉब्लम है तब जाओगे। अब एक आपसे क्वेश्चन है, ये आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी नया वाला है उसके ये हैं, लेकिन पहले 1986 पे ये आपके कितने होते थे आप जरा बताइएगा। ये आपका जैसे अभी 1 करोड़ रुपए है तो पहले कितना था, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना था ये बताइएगा, ठीक है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजंस, ठीक है। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि 1999 में आया, जिसने रिप्लेस किया था फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को रिप्लेस किया था। देखो फेमा में कहीं ना कहीं आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरबीआई का रोल क्यों होता है, क्योंकि आरबीआई आपकी कस्टोडियल है, ध्यान रखिएगा, कस्टोडियल है, फॉरेन एक्सचेंज को रखती है, फॉरेक्स को आरबीआई ही रखती है, ठीक है। और आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए भी होता है, अगर उसको करेंसी को प्रिंट करना है। मिनिमम रिजर्व जो सिस्टम है 115 करोड़ का उसको गोल्ड चाहिए होता है और 85 करोड़ का जो है उसको पर्टिकुलर फॉरेक्स चाहिए होता है अगर करेंसी को प्रिंट करना है। तो ठीक है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा क्या बोलता है, बीइंग मॉनिटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन, जो कि मैंने बोला कस्टोडियन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई ऑफ इंडिया एंजॉय रिक्वेस्ट एक्सपर्टीज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 का जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ए वाला बन जाएगा, जो आपका सही एक्सप्लेनेशन भी होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बीच में बिकॉज लगाना है, सो लगाना है, अगर वो कनेक्ट हो रहे होंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन ठीक होगा, अगर वो नहीं कनेक्ट हो रहे होंगे तो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होगा, सिंपल सा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी मैंने अभी बात की है, इन टाइप की स्ट्रेटेजीज पे। तो इन पे ये मैं बोलूंगा कि ये जितने भी 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये आप करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़ो, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दे रहा हूँ, और ये कंसेप्ट के बारे में बात कर भी चुका हूँ, ठीक है। तो आप इनके आंसर्स देने की कोशिश किया करो। What are the drivers of globalization? देखो ग्लोबलाइजेशन का एलपीजी पॉलिसी 1991 पे आई थी, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक इंटरकनेक्शन, जो आपका वर्ल्ड पहले था कि कोई ऐसे कंट्री, ये कंट्रीज थी, तो अब क्या है कि ऐसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपकी आईटी पे इतना डेवलपमेंट हुआ, हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहा है। कोई आपका देखो दिस इंटरडिपेंडेंस रिलेटेड टू बोथ द एक्सचेंज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन, किसी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे मान के चलो इंडिया के पास बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है, तो इंडिया अपने खुद का नीड तो पूरा कर ही रहा है, कुछ ऐसे जिन पे ज्यादा फैक्टर मतलब जिन पे ज्यादा इनपुट्स है वो दूसरी कंट्रीज को भी दे रहा है, जिसपे आपका लेबर इंक्लूड हो सकता है, कैपिटल इंक्लूड हो सकता है, जिसमें फाइनेंस आ जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, नोन हाउ हो सकता है, एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स भी एक्सचेंज होने लगे हैं, मटेरियल गुड्स हो सकते हैं, सर्विस हो सकते हैं, फिनिश और अनफिनिश गुड्स हो सकते हैं, ठीक है, कंज्यूमर और कैपिटल कोई भी गुड्स हो सकते हैं।
So population mobility, especially of the labor and financial flow, are important driver of globalization. आपकी पॉपुलेशन भी मोबिलाइज कर सकती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे। देखो इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, ब्रेन ड्रेन इंडिया में कितना ज्यादा हाई है इसी रीजन से, क्योंकि इंडिया पे कहीं ना कहीं जो इंडिया का रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती। तो इंडिया का जितना भी अच्छा रिसोर्सेज है आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इंडिया से यूएसए पे, इंडिया पे अच्छे खासा पढ़े हैं और इंडिया पे सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह की है, लेकिन जब जॉब की बात आती है तो वो यूएसए चले जाते हैं। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट है ना, तो अब देखो इस पे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं। पॉपुलेशन मोबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल फ्लो, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं होगा, असेंबली ऑपरेशंस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ए एंड बी बन जाएगा, जो कि है सी वाला, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। As per the Carroll model, the four level of corporate social responsibility are, देखो ये क्वेश्चन जो है फिर से मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है सीएसआर का। सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स पे मेन फोकस होते हैं कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपका प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। फिर आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, ऑबे द रूल, ठीक है, जो आपके लॉ हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए उनको आप फॉलो करो। फिर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर की बात होती है। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, लेकिन आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो आपको कहीं ना कहीं सही को फॉलो करना है और गलत को नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका लास्ट है फिलोथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यहाँ पे आपका गुड कॉर्पोरेट सिटीजन की बात होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका बनता वो 46 का क्या बन जाता, 46 का थर्ड वाला बन जाता, ठीक है, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीएसआर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो आप सोचो कि एक जो बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, ये इनपुट कहाँ से लेता है, ये आपकी सोसाइटी है, इनपुट यहाँ से लेता है, मैन पावर, मटेरियल, मेथड, मशीनरी सब इसी जगह से लेता है, ठीक है, ये बिजनेसमैन। और ये जब प्रोसेस करके आउटपुट या जो प्रोडक्ट है कहाँ प्रोवाइड करता है, सोसाइटी को ही प्रोवाइड करता है। तो भाई इसके जो एक्शंस हैं या ये जो काम कर रहा है उससे सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इसको काम करना चाहिए ना। तुम इनपुट भी हमसे ले रहे हो, तुम आउटपुट भी हम ही को दे रहे हो, तो हमारे लिए काम करो ना थोड़ा सा, क्योंकि हम ही से तुम प्रॉफिट कमा रहे हो और हम ही से तुम काम करवा रहे हो। उस तरीके से देखा जाए ना, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ इतना मतलब होता है सीएसआर का कि एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन है बिजनेस के ऊपर कि अपने एक्शन से हमें हार्म ना करे सोसाइटी को, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। सिंपल सी बात है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मुझे लगता है इस बार भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब इन्होंने क्या पूछा है, सीएसआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बात की है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम देखते हैं, ये आपका सीएसआर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, एक कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी दिखती है ना हमको, हम अपना एक सिंपल सा सोच रहे हैं, हमारी कंपनी सबसे पहले देखेंगे हम। तो कंपनी की जो नेटवर्थ है, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सीएसआर की मतलब 2% कौन कौन देगा, ये मेन चीज है। अगर आपके कंपनी की जो नेटवर्थ है 500 या इससे 500 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो फिर आपको 2% देना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, कंपनी से ही स्टार्टिंग करेंगे ना हम लोग, तो कंपनी से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो 47 का सबसे पहले आपको जो नेटवर्थ है कंपनी का वो 500 या उससे ज्यादा, ठीक है। ए के बाद हम क्या देखेंगे, अब हमने कंपनी देख ली, कंपनी के बाद फिर हम सेल्स देखेंगे ना। सबसे पहले मान के चलो आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ये मान के चलो आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। सिंपल सा याद करने का तरीका दिखाते हैं, मतलब एक ट्रिक है। सबसे पहले आप कंपनी को देखोगे, कंपनी के बाद आप देखोगे कि चलो उसकी नेटवर्थ तो अच्छी है, देख लो भाई टर्नओवर क्या है उसका, सेल्स कैसा रहता है हर बार, टर्नओवर भी तो देखोगे ना। फिर उसके बाद टर्नओवर पे क्या क्राइटेरिया होता है, टर्नओवर पे आपका क्राइटेरिया 1000 करोड़ 1000 करोड़ और मोर, ठीक है। आपका जो अगर टर्नओवर 1000 या इससे ज्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं सीएसआर करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% अपने नेट प्रॉफिट का देना पड़ेगा, जिसमें आपका बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे 1000 करोड़ वाला कहाँ है, टर्नओवर, डी। ए के बाद हम डी देखते हैं। अब डी देख लिया, फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखो, फिर इसके बाद आपने देखा कि टर्नओवर ये है, सेल्स। अब सेल्स तो है, प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट तो मेन है, उसी से तो आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट,
ये सिर्फ लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, आप ये मत इसको मैच मत कर देना सीएसआर से कि सीएसआर कैसे डिविडेंड से रिलेटेड हो गया। नॉर्मल चीज है जो आप याद कर सको, चीजों को याद, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। फिर नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? नेट प्रॉफिट आपका 5 करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हम सी देखेंगे, ठीक है, ए, डी और सी। यहाँ से कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। लो, हो गया आंसर। फिर सी के बाद हम देखते हैं बी। बी में आपका, फिर आपको अगर इनमें से कोई भी एक है तो आपको 2% जो है आपके प्रॉफिट का सीएसआर में स्पेंड करना पड़ता है, जिसमें अभी नया नया आपका कोविड पे भी जो पैसा अगर प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको भी सीएसआर मांगते हैं, ठीक है। बी, बी के बाद आपका ई। अगर आप नहीं उस चीज को फॉलो करोगे, इसके बाद अगर आपका पर्टिकुलर एप्लीकेबल हो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, आप नहीं अगर 2% इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अगर नहीं फॉलो करोगे। तो करेक्ट आंसर भी ये हो गया आपका सी। हाँ, इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, when government decided to transfer the ownership and control of a public sector entity to some other entity, either public or private, the process is called strategic disinvestment। इसको हम लोग strategic disinvestment बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, disinvestment वर्सेस प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट which comes under the finance minister defines strategic disinvestment as follow. Strategic disinvestment would imply the sale of sustainable portion of the government shareholder of a central public sector enterprise up to 50% or some or such higher percentage as a competent authority may determine along with the transfer of management control। तो इसमें जो आपसे पूछा गया सबसे जो पॉपुलर मेथड है प्राइवेटाइजेशन का, वो आपका स्ट्रेटेजिक सेल होता है, वो आपका स्ट्रेटेजिक सेल होता है। और भी जितने मेथड हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बाय आउट के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें बेसिकली आपके जो एम्प्लॉयज हैं या मैनेजमेंट है वो आपकी कंपनी को परचेस कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। फिर आपका स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया, क्रॉस होल्डिंग के बारे में बताया। इसमें आपका क्रॉस होल्डिंग में आपकी जो एक, इसमें क्या होता है कि आपकी जो पब्लिक ट्रेडेड एक कॉर्पोरेशन है वही दूसरे के पब्लिक ट्रेडेड कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसको ऑन कर लेती है। इस तरीके से आपका क्रॉस होल्डिंग होता है। अरेंज द फॉलोइंग, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लॉ हैं जो कि लीगल इन्वायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लीगल इन्वायरमेंट की जो हम बात करते हैं पीएसटीएल में, तो इनको आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ठीक है, सिंपल सा। तो इस पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे पहले जो आपका आया था मिनिमम वेजेस एक्ट आया था, सबसे पहले आपका आया था मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। तो आपने इसको एलिमिनेट कर लिया, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के बाद इसको और आपको दिखाते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट जो था आपका 1948 में आया था। यहाँ पे क्या था कि पहले क्या होता था कि आपका जो वर्कर्स है उनको कहीं ना कहीं वेजेस नहीं दिए जाते थे, वेजेस बहुत कम दिए जाते थे। तो फिर यहाँ पे एक मिनिमम वेजेस एक्ट का पर्टिकुलर प्रोविजन आया या रूल आया कि आपको इतने रुपए पर्टिकुलर देने ही देने हैं, ठीक है। तो फिर आपका सबसे पहले मिनिमम वेजेस एक्ट था 1948। फिर इसके बाद माइंस एक्ट आया 1952 में। ये कहीं ना कहीं बात करता था जो सेफ्टी और वेलफेयर की, जो वर्कर्स हैं कोल, मेडिकल और ऑयल माइंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारा ए के बाद हो जाता आपका, सॉरी, बी के बाद आपका हो जाता 49 का ए। सबसे पहले बी देन ए, ये आपका, सॉरी, ये बी के बाद ए हो गया, ठीक है। तो आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, करेक्ट आंसर इजीली ये बन गया ना। फिर इसके बाद आपका आया था अप्रेंटिसशिप का जो एक्ट था 1961 में। वो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेनिंग और रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप की, ठीक है, उसके मैटर पे। फिर आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी आया, ठीक है, जो कि 1972 में आया। फिर चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की बात की। जो आपका चाइल्ड लेबर है वो किसी ऐसी इंडस्ट्री पे काम ना करे जो 14 ईयर का आपका एज तक का जो बच्चा है, अगर उसने कंप्लीट नहीं की है 14 ईयर की एज और वो किसी रिस्की इंडस्ट्री पे काम कर रहा है तो वो प्रोहिबिटेड होता था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है हमारा बी, ए, ई, सी, डी, ठीक है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका लीगल एस्पेक्ट्स या लीगल इन्वायरमेंट है उससे लिया गया है।
हाँ, और भी देखो अभी मैं और एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपका इसके बाद लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स पे। बट थोड़ा सा आप सपोर्ट बनाए रखो, आप जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो और लाइक और कमेंट करते रहो, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अभी कॉमर्स पे भी 2 से 3 एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे और जो आपका इसके अलावा मैनेजमेंट है उस पर भी 2 से 3 एमसीक्यू वीडियो अभी प्रोवाइड करेंगे, जितने भी यूनिट पे बचा हुआ है, टेंशन मत लो सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कितना सिंपल सा है। ए का सेकेंड, लो भाई अभी एक एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बी का 2005 पे आया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन से, एक और एलिमिनेट हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट कब आया था? 2000 पे, सी का फोर्थ। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, कभी कभी होता है एग्जाम में इस तरीके से दे देते हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने वहीं से उठाया, तो दो ऑप्शन सेम दिए गए। कंपटीशन एक्ट 2002 पे, ठीक है। कंपटीशन एक्ट, एमआरटीपी का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट में, ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटर, कस्टमर एंड पब्लिक आर पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होते हैं? ये आपका पार्ट होते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसे आप लोग सेमी कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हो, जिसे आप, ठीक है, सेमी कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हो, जिसे आप टास्क इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हो, जिसमें आपका कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रेगुलेटर। फिर आपका जनरल इन्वायरमेंट जो कि माइक्रो होता है, जिसमें आपका PSTEL अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी वाला बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन ऑर्डर इन विच दे कम इनटू फोर्स, ठीक है। ये इन एक्ट्स को आपको अरेंज करना है उस ऑर्डर पे जिस ऑर्डर पे ये आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा, हम पहले एक्ट याद करते हैं। एमआरटीपी एक्ट हमारा कब आया था? एमआरटीपी एक्ट 1969 पे, लिख लो 1969 पे आया था। कंपटीशन एक्ट इसी रिप्लेस किया था एमआरटीपी एक्ट को 2002 में, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्ट कब आया था? 1872 में, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेल्स ऑफ गुड कब सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया था? 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1930 में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था? 1881 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1999 में, ठीक है। फेरा कब आया था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973 पे, ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा। अब बोला गया है कि आपका सबसे पहले इनमें से कौन सा आया? ये 1969 पे, 1872, ये 1932 और ये 1999 पे। तो सबसे पहले सेकंड वाला आया, ठीक है। सेकंड वाले को काट दो। अब देखो सेकंड वाला सबसे पहले किसमें, लो एलिमिनेट हो गया, एक से ही आपने कर लिया। सेकंड के बाद इसके बाद आपका थर्ड वाला आया, ठीक है। थर्ड के बाद आपका जो नेक्स्ट एक्ट आया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट एक्ट आया, फर्स्ट वाला मोनोपोलिस्टिक एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट के बाद आपका फोर्थ वाला हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ABCD अपन को लिखना होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस पे आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देना होता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, तो आपका कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, या आपका जो इन्फ्लेशन है, आपका जो डिफ्लेशन है, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आपका जो इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, इसके अलावा GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, ये सारे जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। फिर बात आती है लीगल एनवायरनमेंट। एक का लीगल एनवायरनमेंट की जब आप बात करोगे तो बिजनेस लॉ और बैंकिंग लॉ, जितने भी आपके लॉ है, कंपनी लॉ हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, जितने भी आपके लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ये सब कहीं ना कहीं लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। डी का फोर्थ होता है और ए का फर्स्ट होता है, ठीक है। डी का फोर्थ और ए का फर्स्ट, तो ये आपका कैंसिल हो जाता और ये कैंसिल हो जाता और ये कैंसिल हो जाता। तो करेक्ट आंसर इजीली आप फाइंड कर लेते। सोशल इन्वायरमेंट आपका कस्टम्स एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपके सोशल वैल्यूज। अब ये देखो कंफ्यूज करते हैं हमको, बहुत सारे लोग सोशल इन्वायरमेंट पे सोशल वैल्यूज लगा के आते हैं। तो यहाँ पे आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चंस पे 101% आपको पर्टिकुलर ये रूल फॉलो करना ही करना पड़ेगा एलिमिनेशन का, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी सिंपल सा ईयर पे है। एक और क्वेश्चन जो ईयर पे आया हुआ है, ईयर पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1999 में आया, तो बी का तो थर्ड हो गया भाई, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेबी कब आया। 1988 में सेबी नॉर्मल आया था,
जब वो स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं था। 1992 में उसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया था एक्ट के थ्रू। एक्ट की बात की है ना सेबी के, तो वो आपका 1992 पे आया। सी का फोर्थ। लो ये भी एलिमिनेट हो गया इजीली, अगर दो भी आते हैं तो काम हो जाते हैं। एमआरटीपी एक्ट कब आया हमारा? एमआरटीपी एक्ट आपका आया 1969 पे, जिसको रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट ने, जो कि था 2002 पे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा वो आपका ये हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इजीली बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इनिशिएटेड द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हाँ, जब हम 1991 की जो पॉलिसी की बात करते हैं वहां पे एलपीजी की बात हुई थी, वहां पे लिबरलाइजेशन की बात हुई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 1991। हाँ, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी और पब्लिक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हम कहीं ना कहीं प्लांट इकोनॉमी के पहले प्लांट इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे, तो उसको हमने फ्री इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो गया। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, सो लगाओगे या आप बिकॉज लगाओगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इनिशिएटेड द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 1991। तो इसीलिए तो आपका हुआ। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। जब एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा। ये मैंने आपका जो भी पॉलिसी है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप देख सकते हो। हाँ, द हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी ऑफ द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो महालनोबिस का जो आपका मॉडल था उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या था, ये कौन से प्लान की बात की गई थी? ये जो था आपका सेकेंड प्लान की बात की गई थी, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे। इंडस्ट्री ये जो आपकी हैवी इंडस्ट्री थी उन पे फोकस था। फर्स्ट प्लान का फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे फोकस था। फर्स्ट प्लान का फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर। ये सारे नाम दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। अब इनसे चांसेस थोड़ा सा कम है एग्जाम में आने का। नीति आयोग से क्वेश्चंस के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो आपका सेकेंड ईयर का जो प्लान था वो हैवी इंडस्ट्री पे बेस्ड था, जिसे आप बोलते थे महालोनोबिस का जो आपका मॉडल था, या इसको आप प्रशांत चंद्र महालोनोबिस भी बोलते हो। ठीक है, इसको पीसी महालोनोबिस भी बोलते थे क्योंकि उन्होंने दिया था ये। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको यही करना है। इस पे दो पे ही कंफ्यूजन होगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब बात आती है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, जब प्रोडक्ट को देखो, मर्जर का मतलब होता है जब दो फर्म आपस में मर्ज हो जाए, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का एडवांटेज मिलेगा, ज्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए दो फर्म मिलती हैं। और सिनर्जी का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, 1+1 2 ना होके 3 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका सिनर्जी का कंसेप्ट बोलता है। तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है, जब दो कंपनी जो होती है कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की बात हो रही, प्रोडक्ट को एक्सटेंशन की बात हो रही, टू कंपनी सेलिंग डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट इन सेम मार्केट। जब दो कंपनीज मर्ज हो जो कि सेल कर रही हो डिफरेंट बट रिलेटेड मार्केट इन रिलेटेड प्रोडक्ट इन सेम मार्केट, तो वो आपका हो जाता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। दूसरा जो होता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर होता है, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। उसमें क्या होता है, टू कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे लेकिन डिफरेंट मार्केट पे। ठीक है, ऐसी दो कंपनीज आपस में ऐड होंगी, तो वो आपका मार्केट एक्सटेंशन मर्जर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी तो करना ही है हम लोगों का। ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब देखो, मैंने बताया कॉन्ग्लोमेरेशन मर्जर का मतलब होता है कि डिफरेंट फील्ड की कंपनीज आपस में जब मर्ज होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ठीक है, when one company purchase another one, ठीक है अभी छोड़ दो, the merger between two companies having no common business area, कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। अनकॉमन, जब दो बिजनेसमैन या दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होती हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ठीक है, जैसे मान के चलो एक कंपनी थी, वो पर्टिकुलर मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही थी। ठीक है, उससे वो दूसरी ऐसी कंपनी के साथ मर्ज होती है जो एफएमसीजी पे है, तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ठीक है, तो बी का तो फर्स्ट हो गया भाई, एलिमिनेट लो, आंसर आ गया सिंपल सा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, द मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। ठीक है, तो ये आपका होता है कहीं ना कहीं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर की बात करते हैं, तो सी का हो जाता है फोर्थ। ठीक है,
फिर नेक्स्ट जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है टू कंपनीज आर बॉट एंड कंबाइंड अंडर द न्यू एंटिटी। ठीक है, जब दो कंपनीज मिलके एक नई एंटिटी बनाते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो सिंपल सा कंसोलिडेशन मर्जर। ठीक है, एक कंपनी क्योंकि खत्म हो रही है या दो कंपनी खत्म हो रही है, एक नई कंपनी बना रही है, तो उसको हम लोग और भी एक टर्म बोलते हैं, हम लोग पढ़ के आए, उसको क्या बोलते हैं बताइएगा। अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने अभी पढ़ा था, हम एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन के बारे में हमने बताया था आपको, तो उसमें से क्या बोलते हैं वो भी बताइएगा। फिर लास्ट में जो बचा आपका वही हो गया, तो करेक्ट आंसर सी बन जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट? ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट जो होता है वो इकोनॉमी पे भी बात करता है, इन्वायरमेंट पे भी बात करता है, सोशल पे भी बात करता है, ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होती है। ठीक है, डेवलपमेंट हो लेकिन आपके इकोनॉमी, आपका जो इन्वायरमेंट है उस पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उस पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, आपका इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट हो, सोशल भी डेवलपमेंट हो और इन्वायरमेंटल भी डेवलपमेंट हो, तीनों चीजों पे जब हम ऑडिट करते हैं तो उसको हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर बन जाता। ठीक है, ये हमारे 60 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हुए। इसके अलावा अभी हम बहुत सारे, अभी 2 या कम से कम 5 से 6 एमसीक्यू वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें से आपका बिजनेस लॉ भी इंक्लूड होगा। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जैसे, ठीक है, और आपका इनकम टैक्स भी इंक्लूड होगा, तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार जुड़े हो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार प्लीज सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।